नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् बंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूत रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध सुध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु जगत कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु ध्योत होत उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु ध्योत होत उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु ध्योत। चलिए बोलिए परोपकारी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। आज से बहुत सुंदर चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। संसार में प्रत्येक जीव सुखी है या सुख को चाहता है। अभी तक जितने भी जीव सुखी हुए हैं, सुख के मार्ग में लगे हैं, वो सुख के मार्ग में लगने का क्या प्रयोजन था? क्यों सुख के मार्ग में जीव लगा? सुख के मार्ग में लगना जरूरी ही था, क्योंकि अनादि काल से जीव सुख चाहता है, दुख से डरता है। प्रत्येक आचार्य हो, पंडित हो, कोई भी हो, सब जीव को सुखी करने की बात को ही कहते हैं। अब इसमें जीव सुखी कैसे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा होता है कि जीव सुख के मार्ग में किस प्रकार से लगे, क्योंकि जीव को अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं है। जीव को अपना जो स्व पर का जो ज्ञान है, उसका जीव को विशेष ये ख्याल में नहीं है कि माने ये सब वस्तुएं बताई गई हैं, चीजें बताई गई हैं, ये सब मेरे उद्देश्य से बताई गई हैं। तो उसी को लेकर हमने यहाँ पर एक विषय तैयार किया है और उस विषय का नाम है गुणस्थान। सभी ने सुना होगा, गुणस्थान का नाम बहुत फेमस होता है। एक जीव इस गुणस्थान से यहाँ तक चढ़ता है, ये जीव यहाँ से यहाँ तक रहता है। कोमल जी, बहुत सुना होगा आप लोगों ने। पंच भाव में भी पांचों भावों के अलग अलग गुणस्थान रहते हैं। माने अन्य अन्य जीवों का देखा जाए, श्रावक के गुणस्थान अलग होते हैं, मुनियों के गुणस्थान अलग रहते हैं, जो सिद्ध गति को प्राप्त होने वाले जीव है उनके गुणस्थान अलग अलग रहते हैं। सबके गुणस्थानों की चर्चा आती है। लेकिन ये गुणस्थान होते क्या हैं? ये जीव जो चढ़ता है कहाँ चढ़ता है? क्या कोई सीढ़ियां लगी हुई हैं? क्या कहा मैंने? कोई सीढ़ियां लगी हुई है जिसमें जीव चढ़ता होगा? हमने बहुत सुनने में आता है भारती जी, क्या आता है कि जीव यहाँ से वहां तक चढ़ता है। और कभी कभी तो रचना जी ऐसा भी सुनने में आता है कि मानो जीव छठवें और सातवें गुणस्थान में झूलता है। क्या कहा? जीव छठवें और सातवें गुणस्थान में झूलता भी है। अब झूलने के लिए क्या वहां पर झूला लगा हुआ है? विचारणीय तथ्य है। विचारिएगा कि झूलने के लिए वहां पर किस चीज का उपयोग करने की बात यहाँ पर आचार्यों ने की है। उसी बात का हम
मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए यहाँ पर हम आपके सामने ये बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं। इस विषय का नाम है गुण स्थान, गुणों का स्थान, जीव का स्थान, जीव के मुख्य गुणों का स्थान, उसका नाम है गुण स्थान। और उसकी चर्चा हमारे यहाँ प्रारंभ होगी। कभी कभी क्या होता है, जब इस विषय का नाम हमारे सामने आता है, नीरू जी, जब जब भी इस विषय का नाम हमारे सामने आता है तो क्या होता है, बहुत टेंशन हो जाती है कि ये गुणस्थान क्या हो सकता है, ये गुणस्थान कौन से अनुयोग का विषय है, ये गुणस्थान कहाँ से लिया गया होगा, किन आचार्यों ने लिखा होगा, उन आचार्यों में इतनी बुद्धि कहाँ से आई होगी। सीमा जी, बहुत ऐसी बातें हमारे अंदर प्रश्न खड़े होते हैं, और वो प्रश्न खड़े होते हैं वहीं दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर देने वाला कोई नहीं रहता। भारती जी, काफी लोग में देखा जाए, काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत स्वाध्यायी हैं, क्योंकि समाज भी कम स्वाध्यायी नहीं है, आप लोग समाज से ही हैं, तो समाज भी कम स्वाध्यायी नहीं है। लेकिन यदि कहीं कहीं गुणस्थान की चर्चा आ जाती है कि ये जीव इतने गुणस्थान तक चढ़ रहा था, जैसे किसी का मोक्ष प्रकाशक चल रहा है और बीच में गुणस्थान आ गए बीच में, तो बताइए वो क्या करे, क्योंकि गुणस्थान के बारे में विशेष रूप से ज्ञान तो नहीं है कि गुणस्थान होते क्या है। तो गुणस्थान की विशेष चर्चा जो होने वाली है वो हमारे विषयों में आएगी कि वास्तव में गुणस्थान कैसे होते हैं, गुणस्थानों में किस किस प्रकार की श्रेणियां होती हैं, गुणस्थान का क्या गमनागमन होता है, कितना क्या रहता है, सब टॉपिक आपके सामने आने वाला है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र करना है। ये विषय हमारा आराम आराम से चलेगा और आपके सामने पूरा टॉपिक आता जाएगा कि माने इस गुलिस्तान के बाद उस दूसरे गुलिस्तान का जन्म कैसे होता है, दूसरे गुलिस्तान के बाद अगला गुलिस्तान किस प्रकार से प्राप्त होता है, सब बातें हमारे गुलिस्तान में आने वाली है। जब भी इसको जानने की चर्चा आती है तो क्या होता है, हमें लगता है कि लाभ होना चाहिए, क्योंकि देखिए लाभ के बिना तो मंद व्यक्ति भी प्रवर्तन नहीं करता। सुना होगा आप लोगों ने, लाभ के लिए यदि जिस काम में कोई लाभ ना हो, जिस काम में कोई फायदा ना हो, उस काम को कोई करता ही नहीं है। कोई मंद व्यक्ति भी नहीं करता, कोई मंद बुद्धि भी नहीं करता, जो बाजार में घूमता रहता है वो भी नहीं करता। क्यों? उसे पता है इसमें कोई फायदा नहीं है। और हम ये गुलिस्तान विषय तैयार कर रहे हैं, इसमें फायदा है कि नहीं है ये हमें खुद देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को अलग अलग से नहीं होगा, अपने अपने अनुसार जीव फायदा इसमें ग्रहण करेगा। अब फायदे के लिए आपको क्या होगा, आपने सुना होगा लोक व्यवहार में ऐसा चलता है कि जो बनिए होते हैं, अपन बनिए हैं, ध्यान है अपन बनिए, तो पता होगा ना सबको, अपन बनिए कहलाते हैं। क्यों? अपन वही काम करते हैं जिसमें अपन को फायदा होता है, जहां अपन को कुछ कुछ प्राप्त हो। नहीं तो फालतू बैठने से क्या होगा, 8 से 9 बैठ गए हम फालतू, चलो कुछ नहीं, कुर्सी पड़ी थी, मोबाइल में नेट था और चालू किया और बैठ गए, क्या हो गया इसमें। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, हमें हमें फायदा भी तो कुछ होना चाहिए कोमल जी। और बिना फायदा के तो कोई भी काम नहीं करता। आपने देखा होगा बाहर में सरकार ने भी लिख दिया है, देश के अच्छे नागरिक बनिए। क्या कहा? देश के अच्छे नागरिक बनिए। अब बनिए का अर्थ वहां पर अलग है, लेकिन हम अपने अनुसार लगा सकते हैं क्या, कि देश के अच्छे नागरिक बनिए होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने हर जगह लिखा रहता है, रचना जी खुश हो गई, हर जगह लिखा मिलेगा आप लोगों को कि देश के अच्छे नागरिक बनिए। तो हमें जो देश का अच्छा नागरिक बताया गया है, वो क्यों बताया गया है कि वो जो बनिया होता है वो हर काम में अपना प्रयोजन देखता ही है। जहां अपना प्रयोजन नहीं सदता वहां बनिया जाता ही नहीं है ना। तो यहाँ भी हम ये गुणस्थान का विषय लेकर आए हैं, इसमें आपको कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य निकलेगा, इसमें आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। इसमें क्या क्या लाभ होगा, किस किस प्रकार का लाभ होगा, या आपको कैसे कैसे लाभ होंगे, तो आइए हम उन लाभों की चर्चा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और हम उन लाभों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, गुण स्थान के ज्ञान से लाभ, है ना।
अब क्या लाभ है, देखिए सबसे पहला लाभ यहाँ पर बताया गया है, जीव परिणाम और कर्म बंध आदि के निमित्त नैमित्तिक संबंध का यथार्थ ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है कोमल जी, जीव के क्या परिणाम चल रहे हैं, है ना, इसका ज्ञान होता है। जीव के कर्म बंधते हैं, किस निमित्त से बंधते हैं, कौन सा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसका हमें ज्ञान होता है इस गुणस्थान विषय को पढ़ने से। जब तक गुणस्थान विषय नहीं पढ़ेंगे तो आप जीव के जो परिणाम चल रहे हैं, जीव की जो विशेषताएं चल रही है, आप नहीं समझ सकती। और उसको समझने के लिए आपको गुणस्थान पढ़ना पड़ेगा। क्यों, गुणस्थान ही जीव के परिणामों को बताता है, जीव के परिणामों में क्या क्या चल रहा है, जीव क्या सोच रहा है, जीव के में अंदर मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है या मिश्र है, ये सब आपको गुणस्थान के माध्यम से मिलेगा। और जब तक आपको गुणस्थान का ज्ञान नहीं होगा सुमन जी, तब तक आपको ये सब चीजें कभी भी ख्याल में नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें गुणस्थान से ही संबंध रखती हैं। ठीक, अगला देखिए, आगे कह रहे हैं भूमिका के अनुसार, क्या कहा, भूमिका के अनुसार होने वाले परिणामों का और तदनुकूल शुभाशुभ आचरण का विवेक जागृत होता है। क्या कहा, भूमिका के अनुसार, भूमिका माने अभी आप जिस स्थिति पर हैं। जैसे कोई जीव क्या करता है, बहुत सारे मनुष्य होते हैं, बहुत महिलाएं होती हैं, बहुत पुरुष होते हैं, मैं किसी का विशेष नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग विचार करिए, कभी हम क्या सोचते हैं कि हमने थोड़ा धर्म कर लिया, हमने थोड़ा पाठ पढ़ लिया, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि कौन होते हैं, सम्यक दृष्टि का क्या आचरण होता है, सम्यक दृष्टि की क्या प्रवृत्ति होती है, मतलब इस प्रकार की चर्चा गुणस्थान को जानने से ही हमारे ख्याल में आएगी। यहाँ पर कह रहे हैं भूमिका के अनुसार, माने हमारी जो भूमिका है, हम जिस स्थिति पर खड़े हुए हैं, वो मिथ्यात्व है या सम्यक है या मिश्र है ना। तो ये चीज हमको ख्याल में कब आएगी, जब आएगी जब हमें गुणस्थान का विशेष ज्ञान होगा। और जब तक हमें गुणस्थान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इन चीजों को नहीं जान सकते कि हम कौन से गुणस्थान में हैं, कि हम मिथ्यात्व हैं या सम्यक दृष्टि हैं या हम मिश्र हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको गुणस्थान जानना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गए हमारे, आगे देखिए। अब आगे कह रहे हैं अपनी व यथा योग्य अन्य की भूमिका का ज्ञान होता है। क्या कहा कोमल जी, अपनी, सर्वप्रथम अपनी भूमिका का ज्ञान होगा आपको, कि गुणस्थान हम पढ़ लेंगे तो आपको अपनी जो भूमिका है, आपकी भूमिका है, उस भूमिका का ज्ञान हो जाएगा कि हम मिथ्या दृष्टि हैं या हम सम्यक दृष्टि हैं, और या हम दोनों ही हैं, है ना, इसका आपको ज्ञान होगा। और अपना तो होगा ही, अन्य लोगों का भी ज्ञान हो जाएगा कि सुमन जी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है ना, इसका भी आप लोगों को विशेष ज्ञान होगा। क्या पढ़ने से, गुणस्थान का विषय देखने से, पढ़ने से। अगला पॉइंट, देव व गुरु का यथार्थ निर्णय होता है। जब तक आप गुणस्थान को नहीं जानेंगे, गुणस्थान के विषय को नहीं जानेंगे, गुणस्थान में किस प्रकार से गमनागमन होता है, गुणस्थान में किस प्रकार से जीवों की श्रेणी को हम देख सकते हैं, तो उसको जाने बिना आप देव, सच्चे देव का यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। फिर तो आप किसी को ही मानने लगेंगे, कुदेवादी को मानेंगे, किसी को ही मानने लगेंगे, माता पिता को माने, मतलब किसी ऐसे लोक में जो दिखते हैं, जो साधु घूम रहे हैं, धोती पहन के घूम रहे हैं, उनको आप पूज्य मानेंगे। लेकिन एक बात सदा ध्यान रखिएगा, वस्त्रधारी कभी पूज्य नहीं हो सकता। क्या कहा, वस्त्रधारी कभी पूज्य नहीं हो सकता। और उसका जो आपको विशेष ज्ञान होगा, उसका ज्ञान आपको गुणस्थान पढ़ने से होगा, क्योंकि ऊपर ही हेडिंग लिखी हुई है, गुणस्थान के ज्ञान से लाभ। गुणस्थान के ज्ञान से क्या क्या लाभ होगा आपके सामने प्रत्यक्ष है। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं गुणस्थान करणान योग का विषय होने से, क्या कहा, गुणस्थान करणान योग का विषय होने से कसायों की मंदता विशेष होती है, जिससे सहज पुण्य बंद होता है। सबसे पहली बात, बहुत प्रमुख बात मैं कह रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखी भी आपके सामने, गुणस्थान कौन से अनुयोग का विषय है। सबसे पहली बात, गुणस्थान करणान योग का विषय है। और यदि
हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, इसका मनन करेंगे, तो हमारी कसाय मंद होगी। और कसाय की मंदता का नाम ही नीरू शुभ भाव कहा गया है शास्त्रों में। और जब कसाय की मंदता रहेगी तो शुभ भाव होगा, और जब शुभ भाव होगा तो ऐसा कहा जाता है कि कर्णान योग विषय पढ़ने से विशेष पुण्य का बंध होता है। लाभ ख्याल में आ रहे हैं आप लोगों के कि ये गुणस्थान पढ़ने से लाभ होने वाले हैं। गुणस्थान पढ़ेंगे तब लाभ होंगे, अभी तो मात्र जान रहे हैं ना, अभी लाभ हो नहीं रहे हमको। जब पढ़ेंगे तब ये लाभ हमारे सामने आएंगे, तब आपको लगेगा हाँ ये बात सही कही थी उस लाभ में, बहुत बढ़िया चल रहा था, है ना। आगे देखिए छठवां पॉइंट क्या कह रहे हैं। बारंबार अभ्यास से ज्ञान में निर्मलता आती है और जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद कब उत्पन्न होता है? आनंद की प्राप्ति जब होती है जब जीव अपने ज्ञानानंद सागर में डुबकी लगा लेता है। और ज्ञानानंद सागर में डुबकी लगाने का यहाँ अर्थ क्या समझना, कि जो गुणस्थान विषय है उसका बारंबार चिंतन करना कि मैं तो मिथ्यात्व गुणस्थान में पढ़ा हूँ, मुझे आत्मानुभव करना है, मुझे अभी श्रावक हूँ तो चौथे पांचवें गुणस्थान तक तो जा ही सकता हूँ। ऐसी भूमिका हमारी आ जाती है, हमारे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि हम अभी जिस गुणस्थान में पड़े हुए हैं हम उससे तो निकले। भारती जी, इटावा, शालिनी जी, हम जो गुणस्थान में पड़े हुए मिथ्यात्वी, उस गुणस्थान से हमको गिलानी आने लगती है कि कब ये मिथ्यात्व गुणस्थान हमारे द्वारा छूट जाएगा, कब इस गुणस्थान को हम छोड़ दें, है ना। इस प्रकार की भूमिका हमारे ख्याल में आने लगती है। और फिर इसके बाद कह रहे हैं हमें आनंद उत्पन्न होने लगता है, अंदर से हमारे आनंद की उत्पत्ति होती है ना। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं सातवां पॉइंट है, परिणामों के ही अनुसार गुण स्थानों में ऊपर नीचे गमनागमन होता है। क्या कहा? अपने ही परिणामों के अनुसार, किसी अन्य जीव के परिणामों के अनुसार नहीं। किसी कोई जीव कुछ कुछ कर जाएगा हमारे में, कोई जीव कुछ कर देगा हमारे में, ऐसी जो भ्रांति है इस भ्रांति का भाव हो जाता है। ये मिथ्या भ्रांति हमारी दूर हो जाती है, मिथ्या भ्रांति नष्ट हो जाती है। कब? जब कह रहे हैं परिणामों के ही अनुसार गुणस्थान में ऊपर नीचे गमनागमन होता है। जब छठवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में मुनिराज झूलते हैं, सावन का महीना नहीं होता उस समय झूलते हैं। क्या कहा? सावन का महीना नहीं होता जो झूलते हैं, यहाँ पर तो झूलने की बात कही है कि यदि कभी जीव, कभी उनके भाव में कभी अशुभपना आया, कभी भाव बिगड़े, तो छठवे में आ जाते हैं और फिर आत्मानुभूति कर लेते हैं तो फिर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार की झूलने की चर्चा आएगी और वो आगे आएगी, आप लोग बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पर इतना जानना कि अपने जो परिणाम है उन्हीं के अनुसार गुणस्थान कम ज्यादा होते हैं ना। कोई अन्य जीव नहीं करता अपन को कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो 8वें स्थान पर चढ़ गए थे लेकिन किसी ने आकर हमें पहले में गिरा दिया। ऐसी जो भ्रांति है ये मिथ्या भ्रांति है, दुख को देने वाली भ्रांति है। इसलिए इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस गुणस्थान विषय को यहाँ पर हमने तैयार किया है, आपके सामने इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आगे देखिए इसमें ही आगे क्या कहा है कि ऐसा जानकर परिणामों को संभालने की प्रेरणा मिलती है। जब जब हम जान लेंगे कि हमारे अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, हम पहले गुण स्थान में हैं, तो हमें क्या लगेगा कि अब तो हमें अपने परिणाम संभालने चाहिए। हम संसार में दुखी हैं, हमें सुख ढूंढना चाहिए, है ना। इस प्रकार की हमारे अंदर जो निर्मलता प्रकट हो जाती है, किसको पढ़ने से? इस विषय को पढ़ने से, इस विषय का अध्ययन करने से, है ना। इतना यहाँ पर कहा। आगे क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग अति सरल नहीं तथा असंभव भी नहीं, ऐसा सच्चा निर्णय हो जाता है। क्या कह रहे हैं? वाह, बहुत सुंदर बिंदु यहाँ पर कहा है कि पर मोक्ष मार्ग अति सरल नहीं है कि मानो रोटी सब्जी हो लगा लगा कर खा लिया, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग असंभव भी नहीं है ना। इस प्रकार की भूमिका ज्ञान हो जाता है कि जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष मार्ग हम भी प्राप्त। इतना टॉपिक ख्याल में आ गया? हाँ, चलिए, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ गई है। चलिए
हाँ, आगे देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं अगला पॉइंट कि मोक्ष मार्ग तो बहुत सरल हो जाता है और मोक्ष मार्ग को प्रकट करने की जो हमारी योग्यता है वो मोक्ष मार्ग ही हमारे प्रकट होने में आ जाता है। कब? कि जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, हम जान लेते हैं कि मोक्ष मार्ग कठिन तो है लेकिन मोक्ष मार्ग असंभव नहीं है, और मोक्ष मार्ग असंभव नहीं है तो वो सब ख्याल में आएगा कब? जब हम गुण स्थानों को पढ़ेंगे, गुण स्थान की चर्चाओं को पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, 2 बिंदु और रह गए हमारे, फिर हम विराम लेंगे। पूज्य अपूज्य का निर्णय होता है। पूज्य और अपूज्य, यहाँ पर 2 बिंदु कहे गए हैं। पहले किसी का प्रश्न आया था कि भैया जी पूज्य और अपूज्य क्या होता है, माने जो पूज्य माने वह कहलाता है जिसको पूजक पूजता हो, है ना, वह कहलाता है पूज्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपको उनमें भेद नहीं रहेगा, पूज्य और अपूज्य, कौन इसमें पूज्य है, कौन पूजने लायक है, कौन परम माने कौन श्रेष्ठ है, इसका ज्ञान नहीं रहेगा। कब तक? जब तक आपको गुणस्थान ख्याल में नहीं आएंगे। और आपको यदि गुणस्थान ख्याल में आ जाएंगे तो आपको सहजता से ख्याल में आ जाएगा कि जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वो गुणस्थानातीत हैं, जो अनंत परमेष्ठी हैं वो गुणस्थानावर्ती हैं, लेकिन वो भी गुणस्थानातीत हो जाएंगे। और हम भी मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन हम भी गुणस्थान पदवी प्राप्त करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। मैंने इस प्रकार की पूज्य और अपूज्य पने का ज्ञान हो जाता है कि ये मिथ्या दृष्टि जीव हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, ये पूज्य हैं और ये अपूज्य हैं। इस प्रकार की हमारी मिथ्या भ्रांति दूर हो जाती है कि हम हर किसी को पूज्य मान लेते हैं, लेकिन गुणस्थान विषय को पढ़ने के बाद हमें जो पूज्य है वही पूज्य लगेगा। तब इस विषय को तैयार किया गया। आप लोगों को आनंद आ रहा है ना विषय में, कि अच्छा विषय चलने वाला है, कि ऐसा ही लग रहा है बोर कर रहे हैं? चलिए अगला अंतिम बिंदु है, फिर हम देखते हैं, फिर हम विराम लेंगे। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं अंतिम बिंदु में, इतना सूक्ष्म विवेचन सर्वज्ञ देव की वाणी में ही हो सकता है। क्या कहा? इतना जो सूक्ष्म विवेचन है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमको ये वाला गुणस्थान है, मुंडराज 6वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, श्रावक 5वें गुणस्थान में जा सकता है। मतलब इस प्रकार की जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, ये बातें किसी मनुष्य के ज्ञान में नहीं आ सकती। ये बातें तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हैं, सर्वज्ञ ज्ञान की वाणी में आई हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। ऐसा जानकर सर्वज्ञ देव की महिमा विशेष आने लगती है कि बताओ, सर्वज्ञ सर्वज्ञ भगवान ने इतना सुंदर हमें विवेचन करके दिया, इतना सुंदर विषय हमारे सामने रख दिया, जिस विषय को कभी सोच भी नहीं सकते, उस विषय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। विचार करिएगा, बहुत सुंदर विषय है। विषय की चर्चा आएगी तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरी ही चर्चा हो रही है। और इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव स्वयं का है। जब सर्वज्ञ देव की महिमा आएगी तो आपको लगेगा कि यह सर्वज्ञ स्वभाव मेरा भी है, मैं भी सर्वज्ञ बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी सर्वज्ञत्व के गुण हैं। तो इस निर्णय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आप सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं गुणस्थान पढ़ने के द्वारा। क्यों? गुणस्थान से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, गुणस्थान से ही जीव पदवी चढ़ता है, अपने अपने गुणों के अनुसार जीव आगे बढ़ता है। और जो जीव आगे बढ़ता है, गुणों में विशेष वृद्धि करता है, वो कब करता है? जब उसको विशेष गुण स्थानों का ज्ञान हो जाता है कि ये गुण स्थान किस किस प्रकार से मेरे द्वारा माने मैं किस किस के द्वारा मैं ये गुण स्थान करता हूँ, और किस किस प्रकार से गुण स्थान मुझे माने मेरे द्वारा होते हैं, किसी की पूरी विशेष चर्चा हमारे सामने सब रूप में आ जाएगी। क्लियर? मुझे इतना लग रहा है कि आप लोगों को ये विषय क्लियर हुआ होगा कि अब हम गुणस्थान विषय चर्चा करने जा रहे हैं। और ये विषय देखिए, ये विषय कठिन भी है। क्या कहा? ये विषय अपने अनुसार देखा जाए तो बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आप लोग पंच भाव को पढ़ सकते हैं तो गुणस्थान आपके लिए कुछ नहीं है ना। तो ये गुणस्थान विषय के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। और अब आप लोगों को ये गुणस्थान विषय चर्चा प्रारंभ करनी है। और आप लोगों को यहाँ देखिए, मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन आप लोगों को भी रिवीजन होता जाएगा, बीच बीच में आप लोगों से बुलवाऊंगा। जैसे जैसे पंचभाव हमारा विषय चला था, उसी प्रकार से हमारा ये विषय चलेगा। आप लोग एक भी कक्षाएं ना छोड़ें, क्योंकि यदि आपकी एक भी कक्षा छूटी तो आपका पूरा विषय लुढ़क जाएगा। क्यों? ये गुणस्थान है, ये
ये क्या कहते हैं बालबोध नहीं है कि 5 पाप के नाम कल सुनाए थे, आज हम रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट विषय रहता है और इस विषय को तैयार करने के लिए आपको इसमें विशेष लग्न होना चाहिए। पहली बात, यदि आपको इसमें मन नहीं लगेगा, लगन नहीं होगी कि हमें गुलिस्तान विषय समझना नहीं है, ठीक है चल रहा है तो सुन लेते हैं, भाव शुभ हो रहे हैं, है ना, तो इस बात ऐसी विषय ऐसी सोच से आप लोग मत पढ़िएगा। यदि आप लोगों को लगे कि हाँ हमें भी गुलिस्तान विषय पढ़ना है और हम भी इस विषय को अपने अंतरंग में उतारना चाहते हैं, तो आप लोग विशेष इस गुलिस्तान विषय का अध्ययन करेंगे और आप सभी को अपने अपने अनुसार भूमिका अनुसार लाभ होगा और आप सभी भी इस गुलिस्तान की पदवी प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। इसी यही भावना हमारी है। और आप लोगों को ये कल से हमारा टॉपिक दोपहर से प्रारंभ होगा। हमने देखिए रात्रि में तो आज इसलिए रखा गया था क्योंकि आज की भूमिका थी, और कल से हमारा टॉपिक प्रारंभ होगा। सबसे पहले 2 बजे क्लास हमारी होगी और रात्रि में हमारी जो 2 बजे क्लास चल रही है वही हमारा शाम को रात्रि में 8 बजे रिवीजन होगा और आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र।